मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है निकोल प्रिज्म। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि निकोल प्रिज्म क्या होता है, ये कैसे काम करता है और साथ ही साथ इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि निकोल प्रिज्म को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका जो लिंक है आपको आई बटन पे दिखता होगा। अब मैं आपको और आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए निकोल प्रिज्म का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। क्या है ये? एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कहाँ होता है? विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड एनालाइज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसी फिनोमेना पे बेस है हमारा निकोल प्रिज्म का वर्किंग। अब इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि निकोल प्रिज्म को हम बना कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन को पहले हम समझ लेते हैं, बाद में लैंग्वेजेस को देख लेंगे। और वरना लैंग्वेजेस तो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर ही देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक कैल्साइट क्रिस्टल लिया हुआ है। ये कैल्साइट क्रिस्टल जो है रोम्बोहेड्रल शेप का है, ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो विड्थ है, ठीक है, और इसका जो लेंथ होगा, अगर ये x है तो इसका लेंथ कितना होगा? वो लगभग 3x होगा। यानी कि लेंथ ऑफ दिस क्रिस्टल इज 3 टाइम्स टू द विड्थ ऑफ द क्रिस्टल। ये हो गया, हमने कैसा क्रिस्टल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसी क्रिस्टल को जो है काटेंगे, कॉर्नर से काटेंगे। अब कैसे काटेंगे वो समझ लेते हैं। इस क्रिस्टल को हमें ऐसे काटना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो है 71 डिग्री, वो घट करके 68 डिग्री बन जाए। सिमिलरली यहां पर भी वो केस होना चाहिए। यहां पर भी हम काटेंगे इसे इस तरह से कि जो हमारा ये 71 डिग्री वाला एंगल है वो 68 डिग्री बन जाए। तो हमें कुछ जो है ऐसा शेप मिलेगा। पहले यहाँ पर नाम दे देते हैं हम कॉर्नर्स का, ताकि हमें समझने में आसानी हो। इसे कहता हूं मैं A, इसे B, इसे C और इसे D कहते हैं। और ये जो कट रहा है, जहां पे कटिंग पॉइंट है, उसे हम कहते हैं D डैश, और यहाँ पर हम कहते हैं उसे A डैश। तो जैसे ही हम इसे काटेंगे तो हमें जो है नया क्रिस्टल मिलेगा। वो कैसा मिलेगा देखिएगा। तो हमें देखिए कुछ ऐसा क्रिस्टल मिलेगा। अब क्या है, ये एंगल 71 से जो है बन गया है 68 डिग्री, और ये एंगल बन चुका है हमारा 109 डिग्री, सॉरी 112 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यहां पर उसी तरह यहां पर जो ये एंगल होगा वो हो गया होगा अब 68 डिग्री, और यहां पर 112 डिग्री। याद रखिएगा ये पॉइंट डी डैश है और यह पॉइंट ए डैश है, ए नहीं है। तो हमें जो है ऐसा इमेज मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें जो ये इमेज मिला है उसे काटेंगे। कैसे काटेंगे? याद रखिएगा ए डैश और डी डैश की तरफ इसे हम जो है डायगोनली काटेंगे। तो हमें कैसा इमेज मिलेगा वो हम देखते हैं। तो हमें इसे जो है डायगोनली काटने के बाद कुछ इस प्रकार का इमेज मिलेगा। इमेज क्या बोलूं मैं, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे वापस जोड़ोगे। तो अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि अगर जोड़ना ही था तो काटा ही क्यों? तो एक सिंपल सा इसका जवाब दे देता हूं। इस ग्लू से हम जोड़ेंगे इसे, उस ग्लू का यहाँ पर इसके वर्किंग में बहुत बड़ा रोल होता है, या कहूं तो निकोल प्रिज्म का पूरा वर्किंग उसी ग्लू पर बेस है। इसे जो हम जोड़ते हैं एक स्पेशल प्रकार के सीमेंट या कहूं तो ग्लू से जोड़ते हैं। उस ग्लू का नाम क्या है? कैनेडा बाल्सम। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का ग्लू होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लू होता है। कुछ येलोइश टाइप का हो सकता है अगर आपको वो बढ़िया से साफ नहीं किया गया हो तब। लेकिन इसे जब हम ऑप्टिक्स में इस्तेमाल करते हैं तो उस समय वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो इस कैनेडा बाल्सम का इस्तेमाल करते हुए हम जो है इसे वापस जोड़ेंगे। तब जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर डायगोनली एक जो है लेयर बन जाएगा जो कि कैनेडा बाल्सम का होगा। ये था इसका कंस्ट्रक्शन। तो इसके कंस्ट्रक्शन को हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन को जो है लिख लिया है। कंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो मैंने आपको बताया, बट लैंग्वेज लिखना जरूरी है। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय अ रोम्बोहेड्रल कैल्साइट क्रिस्टल। ये रोम्बोहेड्रल शेप का कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ होता है। रोम्बोहेड्रल शेप का मतलब क्या है? कुछ इस प्रकार का शेप। ठीक है, whose length is 3 times of its thickness, यानी कि इसका जो लेंथ है वो इसके थिकनेस का 3 गुना है।
यानी कि अगर मान लीजिए ये x है लेंथ, तो ये होगा 3x। अब its end slides are cut such that the angle in this principal section becomes 68 degree and 112 degree। मैंने आपको बताया था पहले वाले इमेजेस को मैं वहां दिखाता हूं, तो वो इमेज कितना था, वो 71 डिग्री और 109 डिग्री का था, बट उसे हमने काटा और 68 डिग्री और 112 डिग्री का बनाया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी जो एंगल होगा वो होगा 68 डिग्री और ये होगा 112 डिग्री। ठीक है, इन प्लेस ऑफ 71 डिग्री एंड 109 डिग्री, यानी कि इन एंगल्स के बदले हमें ये एंगल्स को बनाना है घिस करके। नॉर्मली इसे काटा नहीं जाता बल्कि घिसा जाता है, बट मैं इसे कट ही लिख रहा हूं। द क्रिस्टल इज देन कट डायगोनली, जो क्रिस्टल है उसे क्या करेंगे, हम डायगोनली कट करेंगे। ठीक है, इनटू टू पार्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा रहा है आपको, अलोंग ए डैश डी डैश, ए डैश और डी डैश के अलोंग जो है हम कट करेंगे तो हमें ये इमेज मिलेगा, ऐसा कुछ हमें मिलेगा। These two parts are connected together with a special glue called कनाडा बाल्सम। ठीक है, इसे हम वापस से जोड़ेंगे एक स्पेशल ग्लू से जिसका नाम क्या है, कनाडा बाल्सम। The refractive index of Canada balsam lies between E ray and O ray। इस ग्लू की खासियत क्या है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो जो है E ray और O ray के बीच में लाई करता है। हालांकि E ray और O ray का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, जो कि था हमारा डबल रिफ्रैक्शन का वीडियो। तो अब देखते हैं इसके वर्किंग को। कंस्ट्रक्शन में इतना ही था, हमें ऐसा इमेज चाहिए, मतलब हमें ऐसा डिवाइस, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, हमें मिल गया। अब ये काम कैसे करेगा वो हम देखते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस करता है एक पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो हम देखेंगे। तो अब देखते हैं इसके वर्किंग को। अब देखते हैं ये कैल्साइट क्रिस्टल का बना हुआ है, तो जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट जो है इसमें आकर के टकराएगी तो ये अनपोलराइज्ड लाइट दो रेज में स्प्लिट होगी। पहला रेज होगा हमारा ई रे और दूसरा रे होगा हमारा ओ रे। याद रखिएगा ये है अनपोलराइज्ड लाइट, जिसे हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हमें मिला पोलराइज्ड लाइट। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये रेज अनपोलराइज्ड लाइट जो है इस कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर जाएगी तो ये दो रेज में स्प्लिट होगी। पहला तो हमारा होगा ई रे, ये ऊपर वाला जो है वो ई रे है जिसका वाइब्रेशन जो है पैरेलल टू द पेपर है। ठीक है, पैरेलल टू द बोर्ड है या पैरेलल टू द प्लेन है। और ये जो है ओ रे है जिसमें जो वाइब्रेशंस होंगी वो हम डिनोट कर रहे हैं, जिसे हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब यहाँ पर कहानी क्या होगा उसे हम समझते हैं। पहले तो हम इस सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लेते हैं, तब हमें वर्किंग समझने में आसानी होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो हमारा कनाडा बाल्सम लेयर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो म्यू ओ और म्यू ई के बीच में लाई करता है। ठीक है, वो उन दोनों के बीच में रहता है। तो म्यू ओ जो है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द ओ रे वो क्या होगा 1.658 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ई रे 1.48 होता है, और कनाडा बाल्सम लेयर के लिए ये 1.55 होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये है ओ रे, जो जिसे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो है ओ रे। ओ रे जब यहाँ पर आएगा तो ओ रे के लिए क्या होगा, ये जो मीडियम होगा वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, सॉरी ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा, यानी कि ये घने मीडियम से कम घने मीडियम में जाएगा। इस कनाडा बाल्सम लेयर के कारण ज्यादा घना से कम घना की ओर जा रहा है। याद रखिएगा, ज्यादा घना से कम घना की ओर जा रहा है। मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या बताया था कि जब लाइट, मान लीजिए इधर वाटर है, ठीक है, पानी है, इधर एयर है, तो जब लाइट जो है ज्यादा घना से कम घना में जाएगा तो क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे उस मीडियम से पार ना होकर के वापस उसी मीडियम में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। उसी तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसी तरह जब ये ओ रे क्या है, देखिए ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.658, यानी कि ज्यादा घना होगा, ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है, और म्यू सी भी क्या है 1.55, यानी कि ये जो लेयर है कनाडा बाल्सम का वो कम डेंसर है, ऑप्टिकली कम डेंसर है। ठीक है, यानी कि वो कम रेयर मीडियम हो गया। और जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट जो है उस मीडियम को पार ना करके वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है।
इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि यहाँ पर होगा ओ रे के साथ। लेकिन ई रे के साथ क्या कहानी है, देखिए इसका है 1.48 और कनाडा बल्सम का कितना है 1.55, यानी कि ये जो रे है जिसका वाइब्रेशन ऐसा है, ठीक है, वो क्या होगा उसके लिए ये कम डेंसर मीडियम है, यानी कि ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। तो लाइट जब मान लीजिए एयर से वाटर में आएगी तो क्या होगा, वो हल्का सा बेंड करेगी और वापस से उस मीडियम में चले जाएगी, उसी मीडियम में चले जाएगी, यानी कि वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। उसी तरह के लिए जो कनाडा बाल्सम लेयर है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया और ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो गया। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो वो हल्का सा अपने पाथ से चेंज करेगा, बट वो आराम से पार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हल्का सा चेंज करेगा बट यहाँ से ये पार हो जाएगा और हमें आउटपुट में जो है एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। याद रखिएगा जब ये कनाडा बाल्सम लेयर नहीं था उस केस में ओ रे भी यहां से निकल जा रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, हमें दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही थी। बट हमें दो प्लेन पोलराइज्ड से क्या करना है, हमें चाहिए एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो कि हमें इस तरह से मिल सकती है। अगर आपको कनाडा बाल्सम लेयर का वर्किंग समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और थोड़ा सा रुक जाइए, मैं इसके वर्किंग को जब लैंग्वेज में बताऊंगा तब आपको शायद समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए मैंने उसके वर्किंग को लैंग्वेज में लिख दिया है, तो लैंग्वेज में वही चीज होगा बट आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। When an unpolarized beam is incident on a face of Nicol prism, it gets split into two refracted rays as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए एक अनपोलराइज्ड लाइट जो है इसे निकोल प्रिज्म से आकर के टकराता है, तो क्या होता है, दो रेज में स्प्लिट होता है। एक होता है हमारा ई रे यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और एक होता है हमारा ओ रे यानी कि ऑर्डिनरी रे। अब both rays are plane polarized light known as E ray and O ray having vibrations perpendicular to each other, यानी कि both rays जो है ये भी रे E ray और O ray दोनों जो है पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और दोनों का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, यानी कि इसका वाइब्रेशन ऐसा है और इसका वाइब्रेशन ई रे का इस डायरेक्शन में है। अब कनाडा बाल्सम लेयर एक्ट एज अ ऑप्टिकली रेयर मीडियम फॉर ओ रे। जो हमारा कनाडा बाल्सम लेयर है, ये लेयर जो है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, किसके लिए, ओ रे के लिए, एंड एक्ट्स ऑप्टिकली डेंसर मीडियम फॉर ई रे, यानी कि ये जो हमारा लेयर है इस यही लेयर एक ही लेयर है बट इसके लिए ओ रे के लिए वो ज्यादा रेयर मीडियम है और ई रे के लिए वो डेंसर मीडियम है। आगे देखते हैं When O ray of light, अब बाकी ई रे को भूल जाइए यहां से, ठीक है, ओ रे की कहानी समझिए। When O ray of light travel in the calcite crystal and enters the Canada balsam layer, it passes through the denser to rare medium, ठीक है। अब याद रखिएगा ये जो ओ रे है जब वो कैल्साइट क्रिस्टल में घुसता है, ठीक है, कैल्साइट क्रिस्टल से कनाडा बाल्सम लेयर में जाता है, याद रखिए उस केस की बात कर रहा हूं। तो ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रहा है, यानी कि ज्यादा घना मीडियम से कम घना की ओर जा रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया पानी से वो हवा की ओर जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि वो जो है पानी से हवा की ओर जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 12th में पानी और हवा से ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सबसे पहले पढ़ा था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि हमारा ओ रे जो है वो पानी से हवा में जा रहा है, तो क्या होगा, मोreover the angle of incident is greater than the critical angle। याद रखिएगा कंडीशन है कि ये जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। उस केस में हमारा जो क्या होगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो यहाँ पर घटेगा। तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो द रे इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल एंड ओनली ओ रे कैन पास, ओनली ई रे कैन पास, क्योंकि याद रखिएगा ओ रे जैसे ही यहाँ पे जाया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो वो इधर आ गया
और सिर्फ ई रे जो है इससे पास हो पाएगा। यहाँ पर एक और तरीका है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस सरफेस, नीचे वाले सरफेस को, इस निकोल प्रिज्म के नीचे वाले सरफेस को एक ब्लैक कोट कर दिया, तो क्या होगा, जो ये हमारा ओ रे है उसे टोटली एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं ऐसा वर्किंग में। अब देखते हैं वो क्रिटिकल एंगल क्या होगा इस केस में, ठीक है, जिसमें ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये इसका कुछ मैथमेटिकल एरिया है, उसे भी हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए C जो है वो क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू CB बाय म्यू O, क्योंकि हम लोग जो है ऑर्डिनरी रे के लिए निकाल रहे हैं, और ऑर्डिनरी रे के लिए ही निकलेगा क्योंकि ओ रे ही जो हमारा है पास नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या मिलता है, देखिए साइन इनवर्स म्यू CB का वैल्यू क्या है 1.55, और हमारा म्यू ओ का वैल्यू क्या है, ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.658। तो जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल एंगल हमें मिलता है यहाँ पर 69 डिग्री का। तो मैंने इसे मोबाइल से ही सॉल्व कर दिया था, तो हमें क्रिटिकल एंगल यहाँ पे जो मिलता है वो 69 डिग्री का मिलता है। तो 69 डिग्री पे यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। और एक चीज और बता देता हूँ, इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे कि निकोल प्रिज्म का जो इस्तेमाल होता है वो एज अ एनालाइजर और एज अ पोलराइजर कैसे कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। पोलराइजर तो हालांकि आप लोग समझ गए होंगे कि हमें जो यहाँ पे लाइट मिला वो पोलराइज लाइट मिला, तो ये एज अ पोलराइजर यहाँ पर काम कर रहा है। बट निकोल प्रिज्म का इस्तेमाल हम एज अ एनालाइजर कैसे करेंगे वो देखेंगे अगले वीडियो में। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।